Integrate it. Add wings to your career. Hello everyone, welcome to our channel Integrated. We will add wings to your career. तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई थी 150 प्लस की। अब उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने आपको 2-3 सब्जेक्ट बताए थे जो सरल है। तो मैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन। बहुत सरल सब्जेक्ट है लेकिन मार्क्स अच्छे से आते हैं इसमें। 7-8 नंबर का प्रीवियस ईयर मारा है जैसे मैंने स्ट्रेटेजी में आपको बताया था। तो उस हिसाब से हम ये करते हैं, लगभग 6 से 8 लेक्चर में खत्म होने हम कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही चीजें हैं। जैसे कुछ न्यूमेरिकल जैसे बड़े बड़े होते हैं वो हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर जरूरत महसूस हुई आप लोगों को आप कमेंट बॉक्स में बता देना या मैसेज कर देना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन। वैसे तो पूरे सब्जेक्ट का नाम है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। अब स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले एस्टिमेशन से, फिर कॉस्टिंग में जाएंगे और फिर जाएंगे अपन वैल्यूएशन में। तो इसलिए मैंने सिर्फ एस्टिमेशन लिखा है। तो एस्टिमेशन होता क्या है, क्यों जरूरी है? तो जैसे कि हमको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, मान लो किसी को घर बनाना है, सिंपल सी बात करते हैं। तो घर बनाना है तो कि उसका बजट क्या है वो बजट बताएगा, या फिर वो जाएगा किसी के पास, भाई कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को घर बनाना है, मान लो 2 रूम चाहिए, एक हॉल चाहिए, एक किचन चाहिए, फ्लैट बाथ चाहिए, तो कितने में बन जाएगा? तो वो प्लॉट का साइज बताएगा कि ये प्लॉट साइज है, इस हिसाब से मेरे को ये सब चीजें चाहिए। तो उनके हिसाब से फिर वो अकॉर्डिंग से एस्टिमेट बना के देगा, जो भी जरूरी चीजें होगी उस एस्टिमेट में। तो एस्टिमेट में मेनली क्या जरूरी चीजें, 3 जरूरी चीजें। सबसे पहले चाहिए क्या? 3 चीजें। एक चाहिए ड्राइंग होना जरूरी है, ठीक है, एस्टिमेशन में। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग सिंपल एक लाइन डायग्राम होता है। जैसे कि हमने बोला कॉन्ट्रैक्टर को भाई 2 रूम, एक हॉल, एक किचन और नेट बाथ चाहिए, तो वो इन सब चीजों की एक ड्राइंग बना के देगा, लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम बना के देगा, प्लान बना के, एलिवेशन वगैरह। तो ये प्लान एलिवेशन से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, तो वो चीज बना के देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। एक बार ड्राइंग आ गई, ड्राइंग तो ऊपर से होगी। उसके बाद हो गया उसमें स्पेसिफिकेशन क्या हो गया कि जैसे कोई रूम है, रूम में आपको क्या तो मटेरियल यूज लेना है, जैसे स्टोन मैसनरी से बनाना है, ब्रिक मैसनरी से बनाना है, प्लास्टर लाइन से करना है, कंक्रीट से करना है, या कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा, कितना लेड बाथ में जैसे डब्ल्यूसी लगाना, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग डब्ल्यूसी आती है, और नल वगैरह हो गया, ये सारी चीजें। लाइटिंग आपको कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, जैसे मान लो मेरे को एक रूम में 2-2 ट्यूबलाइट चाहिए, 2 फैन चाहिए, या तो उनके सारे पॉइंट्स देगा वो। तो वो सारी चीजें क्या है स्पेसिफिकेशन में। स्पेसिफिकेशन मतलब हम थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। स्पेसिफिकेशन भी 2 तरह के होते हैं। क्या होता है? 2 तरह के। एक जनरल स्पेसिफिकेशन होता है और एक क्या होता है अपना डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन और एक होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। अब जनरल तो मैंने जो पहले बताया, क्या हो गया कि मेरे को क्या चाहिए? 2 रूम, एक हॉल, एक किचन और लेट बाथ चाहिए। वो था मेरा जनरल, कि मैंने ऊपर से बता दिया कि भाई मोटी चीजें जो हम लोग बोल देते हैं जनरल, तो वो होता है जनरल स्पेसिफिकेशन। लेकिन अब डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है? डिटेल में वही कि रूम की साइज एग्जैक्टली क्या चाहिए, वॉल की साइज क्या चाहिए, उनकी थिकनेस क्या चाहिए, रूम की हाइट क्या चाहिए, हॉल में क्या क्या चीजें चाहिए, हर एक चीज जो भी अपने उस मकान में जो चीज लग रही है, या जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं उसमें जितनी भी चीजें जो लग रही है, उन सब चीजों का जो उन सब चीजों के बारे में जो हम बताएंगे वो सब किस में आएगा? डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में। तो यही हमको डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। अब डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आ गया, उसके बाद आता है रेट। क्या आता है? रेट। तीसरी चीज क्या आती है? रेट्स। तो अब वो ठेकेदार अपने को क्या बताएगा? कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भाई एक ब्रिक पड़ती है आपको 4 रुपए की, मान लो आपके पूरे मकान में पड़ रही लग रही 5,000 ईंट, तो इतना ईंटों का खर्चा जाएगा। आप सीमेंट बैग एक मान लो 300 में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग जो लग रहे हैं मान लो 100 लग रहे हैं, तो 300 × 100 हो जाएगा। ऐसे ही हर एक चीज, मान लो 4 फैन लग रहे हैं, एक 4 फैन लग रहे हैं, तो उसके लिए जो पॉइंट्स हैं, मान लो 4 पॉइंट, एक पॉइंट का खर्चा मान लो 100 रुपए आ रहा है, तो 4 पॉइंट का खर्चा कितना होगा? तो ये सब जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गई, डब्ल्यूसी हो गई, अपन जितनी भी चीजें हम देंगे उन सब की रेट, एक की रेट को नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी काम ले रहा है। जैसे एक फैन का पॉइंट हो गया 100, 4 फैन के पॉइंट्स लगाने, तो कितना हो गया? अपने टोटल रेट हो गई 4। तो जब तक अगर अपने पास रेट एनालिसिस नहीं होगा, रेट्स नहीं होगी किसी चीज की, हम लोग एस्टिमेट नहीं बना सकते। तो एस्टिमेशन में क्या 3 चीजें जरूरी होगी? ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे भी अपने इसी हिसाब से। अब रेट्स के लिए एक जरूरी चीज होती है यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब है?
कि जैसे मैसनरी है, मैसनरी क्यूबिक मीटर में हम मेजर करते हैं, प्लास्टर हम लोग मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है, कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, किस क्वांटिटी या किस चीज के लिए क्या मेजरमेंट यूनिट्स होती है, सारी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग से बात करते हैं। ड्राइंग में हम लोग सबसे पहले एक जो जनरल चीज है वो क्या होता है, अपना साइट प्लान। क्या होता है? साइट प्लान। तो ड्राइंग्स में आ गए तो सबसे पहले होता है साइट प्लान, फिर एक आता है इंडेक्स प्लान, इंडेक्स प्लान, और एक आता है लेआउट प्लान। ये तीन चीजें, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग डेफिनेशन से करते हैं। तो साइट प्लान क्या होता है? वैसे आपने सबको पता है प्लान क्या होता है। प्लान क्या होता है? टॉप व्यू होता है। किसी भी प्लॉट का जो हम देखेंगे तो ऊपर से जो देखेंगे वो जैसा दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं साइट प्लान, या साइट का देखेंगे तो साइट प्लान हो जाएगा। अब इसमें होता क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले एक तो नॉर्थ डायरेक्शन शो होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे मान लो ये कोई अपना प्लॉट है, ठीक है, तो इस प्लॉट में क्या क्या शो करे। अब ड्राइंग अपनी ये है, क्या है? ड्राइंग अपनी ये है, उसमें पूरी ड्राइंग के अंदर बीच में प्लॉट ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक तो नॉर्थ डायरेक्शन किसी भी कॉर्नर में। अब इस एरो का क्या मतलब है कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में? इधर। चाहे तो एन लिखो, नहीं भी लिखो तो भी अपने को पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करता है। हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है, ड्राइंग्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ ली थी। तो ये शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो एक तो सबसे जरूरी चीज होगी कि नॉर्थ डायरेक्शन शो करना। उसके बाद ये जो प्लॉट है इसकी साइज क्या है? इसकी साइज मान लो ये 45 है, ये 60 है। अब ये किस पे है? फीट में है कि मीटर में है? तो जनरली मान लेते हैं हम लोग ऐसे, जनरली फीट में। किसमें है? फीट में, ठीक है। थोड़ा राइटिंग के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 45/60। अब ये तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। तो हमको कोई किसी ने हमको पता क्या चलेगा कि इसके एडजॉइनिंग क्या क्या, इसके आसपास क्या क्या चीजें। तो साइट प्लान में पास में ये जो भी एडजॉइनिंग स्ट्रिप, मान लो हमारा साउथ फेसिंग हो जाएगा, तो मान लो ये रोड है, ये क्या है? रोड। कितने फुट यहाँ लिखा होगा कि ये मान लो 30 फीट की रोड है, इस तरफ से इस तरफ 30 फीट की रोड है। यहाँ पर क्या है? मान लो किसी पड़ोसी का प्लॉट है, ये इस प्लॉट का नाम ए प्लॉट है, इसका मान लो बी है, इधर इधर भी कोई प्लॉट है, ईस्ट में भी प्लॉट है, वेस्ट में भी प्लॉट है, इधर भी मान लो कोई पीछे प्लॉट है, तो वो भी ऐसे शो कर देगा। इसका नाम मान लो डी है, ये ई हो गया, ये एफ, ऐसे कुछ प्लॉट्स है। तो साइट प्लान से क्या समझ में? मेनली तो अपने प्लॉट पे ध्यान देंगे, लेकिन आसपास उस प्लॉट के चारों तरफ जो भी चीजें हैं हमको वो सब वो बताएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं साइट प्लान। नॉर्थ डायरेक्शन जरूरी, और उस प्लॉट के आसपास क्या है। यहाँ पर मान लो इस प्लॉट के बाद में यहाँ पे फिर प्लॉट्स हो सकते हैं, तो उनका कुछ नाम होगा, तो वो नाम लिखा होगा उसमें। यही सारे हमारा किस में आता है? साइट प्लान में, ठीक। अब आता है इंडेक्स प्लान। इंडेक्स प्लान और साइट प्लान में एक ही डिफरेंस है। ये जो होता है साइट प्लान किसका होता है? पर्टिकुलर किसी प्लॉट का, पर्टिकुलर प्लॉट का। अब इंडेक्स प्लान अपने होता है कॉलोनी का या सोसाइटी का। किसका हो गया? कॉलोनी या सोसाइटी। यानी कि मान लो आप लोग आपका ये जो भी है ये पटेल नगर में, मान लो पटेल नगर है। तो अब ये पटेल नगर का ये जो था ये साइट प्लान था। अब अगर पटेल नगर का इंडेक्स प्लान बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे इंडेक्स प्लान? चीजें वही, नॉर्थ डायरेक्शन वगैरह वो सब चीजें होगी, बस फर्क क्या आ जाएगा? अब वो किसी एक पर्टिकुलर प्लॉट को कंसंट्रेट ना करके वो क्या करेगा, छोटे छोटे ऐसे थोड़ा उसी को लार्ज स्केल में परिवर्तन आएगा। अब पहले क्या थी, स्केल अलग थी, अब कुछ स्केल अलग है, तो वो ऐसे बना देगा। मान लो ऐसे ये सारे प्लॉट्स हैं, ठीक है, ये प्लॉट्स हो गए। मान लो यहाँ से वापस कोई कॉलोनी बना रहे हैं, तो यहाँ से वापस क्या होगी? रोड हो गई, यहाँ से कोई रोड हो गई। इन सब प्लॉट्स की साइज लिखी होगी कि ये किस साइज का है। अगर सब सेम साइज के होंगे तो भी पता चले। मान लो यहाँ पर कोई रोड है, उसके बाद वापस यहाँ पर कोई प्लॉट्स हैं, ठीक है, यहाँ तक बीच में प्लॉट्स हैं, फिर वापस से यहाँ रोड आ गई, ये भी रोड मान लो। तो ये सारी चीजें किस में आ रही है? अपने इंडेक्स। ऐसे ही इधर है। इंडेक्स प्लान का मतलब हो गया किसी सोसाइटी का या किसी कॉलोनी का जो प्लान होगा टोटल, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स प्लान। अब इंडेक्स प्लान में जितने भी रूट्स होंगे उस सोसाइटी तक आने जाने के, वो सारे शो करते हैं। हर एक चीज उस सोसाइटी को पूरे को आसपास क्या है वो सब चीजें शो करेंगे। उस सोसाइटी पूरे में क्या है या उस कॉलोनी में टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स जितने भी होंगे सबको शो करना पड़ता है, वही होता है इंडेक्स प्लान। अब लेआउट प्लान क्या होता है?
लेआउट प्लान, ये दोनों चीजें छोटी आ गई। अब लेआउट और बड़ी चीज कैसे हम धीमे धीमे बड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अब बड़ी चीज कैसे, कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट इन द सेंस कोई हाईवे का प्रोजेक्ट हो गया, या कोई रेलवे का प्रोजेक्ट हो गया, या फिर मान लो पूरे शहर में सीवर लाइन बिछानी है तो सीवर लाइन प्रोजेक्ट हो गया, या कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब उन बड़े प्रोजेक्ट्स की जो डिटेल्स शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेआउट प्लान। अब लेआउट प्लान में क्या होता है कि हम लोग ध्यान किस पे देते हैं, किन चीजों पे, कि मान लो ये अपना रोड इधर से अलाइन होनी थी, कहां से रोड अलाइन होनी थी, इस रूट से जानी थी रोड। अब इस रूट के आसपास मान लो ये अपनी रोड होगी, इस रोड के आसपास क्या चीजें है, मान लो यहाँ पर कुछ है, मान लो ये कोई सब मेजर चीजें, छोटी चीजें नहीं कि यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे कुछ और है, ये छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें। मान लो यहाँ पे कोई बहुत बड़े स्ट्रक्चर है, कोई यहाँ पे कुछ और है, तो ऐसे छोटी चीजें ना दिखाकर हम लोग बड़ी चीजें यहाँ शो करते हैं। ये कोई छोटा सा नहीं है, ये किलोमीटर्स में है, ये यहाँ पे किलोमीटर्स में कोई रोड है, मान लो 50 किलोमीटर की कोई रोड है, तो अभी तो मैंने स्ट्रेट बनाई है, रोड कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें शो करते हैं। और इसमें भी नॉर्थ डायरेक्शन जरूरी है। नॉर्थ डायरेक्शन कोई भी प्लान हो, सबसे पहली जरूरी चीज जो होती है वो हमारी क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन ही होती है। ठीक है, तो ये चीजों का अपने को ध्यान रखना है। तो ये हमने 3 चीजें समझी, साइट प्लान, इंडेक्स प्लान और लेआउट। अब प्लान के बाद कुछ और डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस क्या है अपन देखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता देना, वापस बता देंगे जो भी चीज, और अगर कोई चीज छूट भी जाए तो भी कोई शर्माने वाली बात नहीं, आप लोग वापस बता सकते हैं, हम वापस करवा देंगे। ठीक है, मतलब जो छूट जाएगी तो वापस करानी है। अब कुछ और डेफिनेशन, जैसे प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है? प्लॉट एरिया सिंपल सी एक पार्ट ऑफ लैंड है भाई, पूरी दुनिया में लैंड ही लैंड है। अब उस लैंड का एक वो हिस्सा जो हमारे काम का है, या जिसकी डिटेल हमको जाननी है, वो पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया। प्लॉट हो गया जमीन का टुकड़ा, सिंपल हिंदी भाषा में बोले तो किसी जमीन का टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया के बाद अपने पास सेकंड जो चीज आती है वो आती है प्लिंथ एरिया। और प्लिंथ एरिया क्या होता है, बिल्ट अप एरिया। क्या बोलते हैं इसको, बिल्ट अप एरिया। उस प्लॉट में जितना भी कवर्ड एरिया है, बिल्ट अप एरिया या कवर्ड एरिया, यानी कि जिस पर स्ट्रक्चर बन चुका है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन हो चुका जितने एरिया में, हम कैसे समझने के लिए देखो कि ये एक प्लॉट है। ठीक है, इस प्लॉट में मान लो जो मेरा स्ट्रक्चर बना है वो कितने पार्ट में बना है, इतने में। ये मान लो था अपना 30x45 का था, लेकिन अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाया वो मान लो 20x35 में बना दिया, तो प्लॉट एरिया तो क्या हो गया 30x45 हो गया, लेकिन अपना प्लिंथ एरिया क्या हो गया 20x35। अब प्लिंथ एरिया में जो चीजें अपने ध्यान रखने वाली चीजें ना, वो होती है कि कुछ चीजें हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, कुछ चीजें हम इंक्लूड करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई इनमें से कौन सा प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता, या कौन सा चीज एक्सक्लूड नहीं होता। या तो पूछ ले इंक्लूड नहीं होता, या इंक्लूड होता है, या एक्सक्लूड होता है, नहीं होता, जो भी चीजें अपने को पूछ लेंगे। तो अब वो चीजें क्या होती है, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ इंक्लूड में क्या क्या है। इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे अपन एक्सक्लूड। तो घर के आगे वरांडा होता है, वरांडा, जहां पर हम लोग बारिश वगैरह के टाइम में बैठते हैं और हवा आती रही, घर में लाइट नहीं है, तब जहां हम लोग बैठते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वरांडा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो कोई घर के अंदर इंटरनल शाफ्ट है। इंटरनल शाफ्ट का मतलब क्या हो गया कि घर के अंदर कोई नीचे से लेकर ऊपर तक कोई हॉलो डक्ट टाइप बनाया हुआ है। वो डक्ट क्या हो रहा है, उसके अंदर हमारे सीवर लाइन के पाइप्स भी है, उसके अंदर हमारे वाटर लाइन के पाइप्स भी है, या और भी जो भी हमारे जनरली पाइप्स वगैरह जो होते हैं वो सारे क्या हो गए, वो मान लो उस इंटरनल शाफ्ट में। तो वो इंटरनल शाफ्ट इंक्लूड होगी कब, अगर उसका एरिया लेस देन 2 मीटर स्क्वायर। कब होगी इंक्लूड, जब उसका एरिया इंटरनल शाफ्ट का, इंक्लूड लिख दिया ना, इंटरनल शाफ्ट,
जब इंटरनल शाफ्ट का एरिया क्या होगा, लेस देन 2 मीटर स्क्वायर होगा, तब उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये चीज एक्सक्लूड में लिख दे, कब इंटरनल शाफ्ट एक्सक्लूड कब होगी, जब उसका एरिया ग्रेटर देन 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी के साथ वरांडा क्या होता है, घर के आगे होता है जनरली, ठीक है। कोर्टयार्ड क्या होता है, जो घर का बैक पोर्शन होता है, जो खाली जगह घर के पीछे होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्टयार्ड बोलते हैं, तो वो एक्सक्लूड में आता है। वरांडा इंक्लूड में आएगा, कोर्टयार्ड क्या आएगा अपना एक्सक्लूड में आएगा, ठीक है। अब घर में लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट रूम जो होगा वो भी अपने इंक्लूड होगा, ठीक है। टोटल बिल्ट अप एरिया के अलावा भी कभी कभी ये चीजें हमको इंक्लूड करनी पड़ती है। और क्या हो गया, जैसे कि कोई भी सपोर्टेड पोर्च है, मान लो पोर्च कौन सा सपोर्टेड होना चाहिए, इनकी या तो ये पोर्च जो सपोर्टेड होगा, मान लो भले सिंपली सपोर्टेड हो, फिक्स सपोर्ट हो, तो वो किस में आ जाएगा, अपने इंक्लूड में। अगर वही कैंटिलीवर्ड होगा पोर्च, या कैंटिलीवर्ड लिख देते हैं अपन, कोई भी कैंटिलीवर्ड सपोर्ट होगा वो अपना क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूड में एक हो गया बरसाती, जो छत पे बनाते हैं हम लोग, बारिश के टाइम में जो काम आता है। एक होता है ममटी, जो सबसे ऊपर हम लोग घर में सीढ़ियों के ऊपर, जो स्टेज के ऊपर जो अपना रूम होता है ना एक, उसको हम लोग बोलते हैं ममटी। वो भी हमारा बारिश जिस पे हम लोग लॉक लगा के रख देते हैं कि भाई ऊपर से कोई अंदर ना आए, एक छोटा सा रूम, सिर्फ एक सिंगल रूम होता है। मान लो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक ही रूम है जो अपने स्टेयर्स के ऊपर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ममटी। वो भी किस में आता है, इंक्लूड्स में आता है, ठीक है। और एसी डक्ट नहीं लिखा हमने, तो एसी का डक्ट हो गया, वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और क्या हो गया, एक एक्सक्लूड प्लिंथ का जो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई जो अपना डायग्राम है, जैसे मान लो ये है, ठीक है। इसमें मान लो प्लिंथ थोड़ा बहुत बाहर निकला हुआ है ना, ऑफसेट हो रखा है थोड़ा सा, प्लिंथ थोड़ा सा हल्का सा बाहर होता है, उससे भी अगर वो ऑफसेट है, साइड में कुछ है, तो वो भी अपना किस में आता है, प्लिंथ ऑफसेट भी क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्लूड करते हैं। पर जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं अपने आते हैं, एक तो कोर्टयार्ड पे, एक कैंटिलीवर्ड सपोर्ट पे, इनके बारे में पूछता है, वरांडा के बारे में पूछता है, पोर्च के बारे में, बरसाती, ममटी और एसी डक्ट वगैरह के बारे में पूछता है। और कभी कभी पूछ लेता है बालकनी की तरह की, तो बालकनी भी हमारे क्या होती है, कैंटिलीवर्ड होती है, एक तरफ से सपोर्ट नहीं होता, तो बालकनी किसमें आती है, एक्सक्लूड में, ठीक है। और एक तो स्टेयरकेस, घर में एक तो नॉर्मल स्टेयरकेस होता है सीधा सीधा, एक जो होता है स्पाइरल वाला, गोल गोल वाला, वो भी क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। स्पाइरल स्टेयरकेस भी क्या होता है, एक्सक्लूड करते हैं, स्पाइरल स्टेयरकेस। ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है कि प्लिंथ एरिया में क्या एक्सक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप लोग बता देना, मैं बाद में बता दूंगा। कोई मतलब टॉपिक रह गया हो तो कंटेंट में कमेंट में पूछ लेना कि सर वो किस में आता है, तो हम बता दूंगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जितने क्वेश्चन आते हैं प्लिंथ एरिया से क्या एक्सक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, वो सारे बताती है। अब प्लिंथ एरिया के बाद आता है अपना फ्लोर एरिया। प्लिंथ एरिया में जनरली बिल्ट अप एरिया, कवर्ड एरिया, इसके बाद आता है फ्लोर एरिया। क्या आता है, फ्लोर एरिया, ठीक है। तो फ्लोर एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया में हम लोग जो प्लिंथ एरिया, अपना प्लिंथ एरिया में से सिंपल सा हम लोग अगर वॉल एरिया माइनस करते हैं, क्या करते हैं, एरिया ऑफ वॉल्स माइनस करते हैं, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स। भाई देखो दीवारों में तो फ्लोर आता नहीं ना, जैसे मान लो कोई ये रूम है और ये रूम है, इसके रूम के चारों तरफ ये दीवार है, ये जो ये है, ये सब क्या अपनी दीवार है। तो फ्लोर क्या होगा, फ्लोर ये प्लान है ना, तो फ्लोर तो सिर्फ ये अंदर वाला होगा। कौन सा वाला होगा, ये अंदर वाला, ये फ्लोर, ये आ जाएगा अपना फ्लोर में, तो बाकी जो बच जाएगा ये फ्लोर हो गया। और प्लिंथ ये पूरा बाहर, यहां से यहां तक तो हो गया अपना प्लिंथ एरिया में, और यहां से यहां तक अपना क्या हो जाएगा, फ्लोर एरिया में। अंदर वाला पूरा फ्लोर एरिया, बाहर वाला प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, फ्लोर एरिया आ जाएगा, ठीक है। फ्लोर एरिया में एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग किसको एक्सक्लूड करते हैं। अगर मान लो ओपनिंग्स है, कुछ विंडो है या सिल लेवल, विंडो या डोर की जो सिल लेवल है उसको इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे, तो हम लोग उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते। किसको, जो जैसे गेट है, घर के अंदर गेट एंटर हो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई गेट हो, ये गेट है, ठीक है, तो कह दो सर यहाँ पे भी तो वॉल नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है।
तो यहाँ लिख लो सिल लेवल ऑफ डोर एंड विंडो इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सिल्स ऑफ डोर एंड विंडो या कोई भी ओपनिंग, डोर एंड ओपनिंग्स इज नॉट इंक्लूडेड, ओपनिंग्स इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्लोर एरिया। ये सब चीजों का ध्यान रखना है। क्या पूछ लेते हैं कभी कभी, या फिर न्यूमेरिकल जो होता है ना उसमें काम आ जाता है कभी। मान लो एसएससी मेंस में न्यूमेरिकल आ गया अपने, उस टाइम में ये चीजें काम आ जाती, कोई एस्टिमेट आ गया, वैसे रास्ते आए नहीं लेकिन आ जाए तो, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव में ये चीज काम की है। ठीक है, फ्लोर एरिया के बाद में अपने आ जाता है नेक्स्ट कारपेट एरिया। क्या आ जाता है? कारपेट एरिया। कोई दिक्कत नहीं। फिर आता अपना कारपेट एरिया। अब ये कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया को एक वर्ड याद रखो, लिवेबल एरिया। लिवेबल एरिया या यूजेबल एरिया। यूजेबल का क्या मतलब हो गया? यूजेबल एरिया इसका क्या मतलब हो गया? जैसे कोई भी अपना मकान, उस मकान में जैसे किचन होता है, रूम्स होते हैं, हॉल होता है, स्टेयर्स होती है, और मतलब सर्कुलेशन के लिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए, या जैसे अपना स्टोर रूम हो गया, तो बहुत सी चीजें होती है। तो हम क्या सब जगह रहते हैं? बाथरूम वगैरह, बाथरूम में रहते नहीं हम लोग, किचन में भी रहते नहीं, रहते तो हम लोग सिर्फ रूम्स में, हॉल में या रूम में रहते हैं। तो वो जो चीजें जो जहां पर हम लोग रहते नहीं है, जिनको हम लोग सिर्फ रहने के पर्पज से काम में नहीं लेते, वो चीजें हमारे एक्सक्लूड हो जाएगी। जैसे एक्सक्लूड किसको करना है? देखो किचन हो गया, एक्सक्लूड में लिखते हैं इसमें, एक्सक्लूड में। ठीक है, किचन हो गया, स्टोर रूम हो गया, अपना वॉशरूम्स हो गए, वॉशरूम दोनों तरह के, मतलब बाथरूम या बाथरूम एंड WC वाले दोनों हो गए, और स्टेयर्स हो गया। ठीक है, ये सब किस में से माइनस करना है? टोटल फ्लोर एरिया में से इनका जो भी एरिया है इसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लो टोटल फ्लोर एरिया, देखो पहले तो प्लिंथ एरिया में से एरिया ऑफ वॉल करेंगे तो अपना फ्लोर एरिया आ जाएगा। फ्लोर एरिया में से अपन अगर इन सब चीजों का माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? कारपेट एरिया। सिंपल सी बात वही है कि जहां पर हम लोग कारपेट को बिछा सकते हैं वो अपना क्या हो जाएगा? टोटल कारपेट एरिया हो जाएगा। जैसे घर का एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस हो गया, ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। लिफ्ट वगैरह हो गई या स्टेयर्स वगैरह हो गई, वहां हम लोग रहते नहीं है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएगा? अपना एक्सक्लूड हो जाएगा। किसमें से? और चीजें और जो है, तो जैसे कोर्टयार्ड तो प्लिंथ एरिया में से ही बाहर हो गया, लेकिन वरांडा जो प्लिंथ एरिया में था या फ्लोर एरिया से वो जो प्लिंथ वरांडा हो गया, ये सब चीजें यहाँ पर हम लोग एक्सक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो इनका अपने को ध्यान रखना है। और कॉरिडोर हो गया, और क्या चीज हो गई? एंट्रेंस हो गया, किचन, स्टोर रूम, वॉशरूम, स्टेयरकेस, कॉरिडोर हो गया। और वैसे तो मैंने लिख दिया, ये दोनों आ गए अपने सर्कुलेशन में, लेकिन ये तो है दोनों वर्टिकल सर्कुलेशन। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन का कोई है, जैसे कि मेरे को एक रूम से दूसरे रूम जाना है, जैसे मान लो अपना ये वाला डायग्राम है, इसमें मान लो ये 2 रूम है। ठीक है, ये रूम्स है, एक ये का गेट है, एक ये गेट। ठीक है, अब इन दोनों रूम के बीच में मान लो यहाँ पे कोई गेट, यहाँ पे, तो इस रूम से यहाँ जाने के लिए ये जो बीच में आ रहा है, ये जो सर्कुलेशन यहाँ से यहाँ जा रहा है, मान लो ये गेट यहाँ ना होके इस दूसरे वाला रूम का, इस रूम के अंदर से, मैं एक बार साफ बना देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई बंदा यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से एंटर होने के बाद इस रूम में जाएगा तो यहाँ से जाएगा, तो इतना जो एरिया जहां पर वो बंदा वॉक कर रहा है या जहां से बंदे का मूवमेंट हो रहा है, ये वाला एरिया, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। यानी कि एक ही फ्लोर पे एक रूम से दूसरे रूम जाने में जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन एरिया। तो वो भी अपना इंक्लूड नहीं होता, तो इसको एक कॉमन नाम दे देते हैं, सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, मेरे को पहले ये बताना था, सर्कुलेशन एरिया। अब सर्कुलेशन एरिया 2 तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया का क्या मतलब है कि एक सेम फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम से दूसरे रूम, या रूम से किचन, किचन से हॉल, या बाथरूम जाने के लिए या स्टोर रूम जाने के लिए, ये सब जो इलाका, जो एरिया से हम लोग गुजर के जाते हैं, वो सब हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। वर्टिकल सर्कुलेशन हो गया एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर। तो जनरली क्या होता है? स्टेयर्स होती है, लिफ्ट्स होती है, एलिवेटर्स होता है, तो ये सब चाहिए। जनरली जो अपना फ्लोर एरिया या कारपेट फ्लोर एरिया जो होता है ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 50 से 60% होना चाहिए प्लिंथ एरिया का,
अगर वही कमर्शियल बिल्डिंग है तो 60 से 70% होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इतना तो होना ही चाहिए, अदरवाइज उस चीज का फिर कोई मतलब नहीं रहता कि हम लोग ज्यादा एरिया खराब कर देते हैं। अपने को मैक्सिमम एरिया को सर यूज में लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है एक आता है सेटबैक एरिया। आप लोगों ने अगर हाईवे पढ़ रखा है पहले तो उसमें आपने एक सेटबैक डिस्टेंस सुनी होगी, तो यहाँ पर उस तरह से है सेटबैक एरिया। कभी कभी हम लोग जैसे मान लो ये प्लॉट है, मतलब प्लॉट तो ये बाहर वाला, ये मकान, तो इस मकान में ये जो चीजें हमने साइड में छोड़ी है, ये पूरा जो चीज खाली है वो सारी क्या हो जाएगी, अपना सेटबैक एरिया। कौन सी चीज है, ये सारी, ये जो पूरा एरिया है वो क्या है, सेटबैक एरिया। ये क्या है, सेटबैक एरिया। अब सेटबैक एरिया किस हिसाब से छोड़ते हैं हम लोग, एज पर रूल्स। किसके भाई, जो भी अपनी लोकल बॉडी है, म्युनिसिपैलिटी की जो भी बॉडी है, एज पर रूल्स के हिसाब से छोड़ते हैं। वो जो भी अपन जब भी कोई मकान बनाना होता है तो हम लोग हमेशा लोकल बॉडी से परमिशन लेते हैं, उसके पास हम लोग अपना प्लान लेके जाते हैं मकान बनाना कि भाई हमको ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो आप इसको पास करो। तो वो उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हर लोकल बॉडी का अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर उस क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल नहीं करते तो प्लान को पास नहीं करते। तो ये इस हमारे सेटबैक एरिया क्या होता है, बिल्ट अप कवर्ड एरिया में से बिल्ट अप एरिया बीच में होता है और साइड में खाली जगह होती है। किस लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए। किसके लिए, ये किसके लिए होता है सेटबैक एरिया, फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड साइटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, वेंटिलेशन एंड साइटिंग। लाइट भी बराबर है, मतलब मान लो दिन में लाइट वगैरह चली गई तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज है उसके लिए, ठीक है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए सेटबैक डिस्टेंस छोड़ते हैं चारों तरफ अपने घर के। फ्रंट में तो वैसे ही रोड आ गई, लेकिन बाकी 3 साइड में हम लोग छोड़ते हैं। और ऐसे कैसे, अपने जो पड़ोस वाला होगा उसका मान लो ये है तो वो भी ऐसे कैसे छोड़ेगा, तो वो भी इतने में ही मकान बनाएगा। तो ये जो साइड वाली चीजें हो गई वो सब किस में आ जाएगी, अपने सेटबैक एरिया में। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। प्लिंथ एरिया में क्या एक्सक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, फ्लोर एरिया में क्या एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे ये याद रखना, सिल्स ऑफ डोर्स और विंडो। कारपेट एरिया में ये सारी चीजें एक्सक्लूड होते हैं। सेटबैक एरिया पूछ लेते हैं, क्यों देते हैं सेटबैक, बिल्डिंग में सेटबैक क्यों देते हैं, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन और रूल्स कौन सेट करता है, या तो लोकल बॉडी या फिर पीडब्ल्यूडी, अपना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की। एस्टिमेट के क्या तरीके हो, तो हमने जैसे पढ़ा ड्राइंग पढ़ा, एस्टिमेट्स कैसे कैसे होते हैं। तो एस्टिमेट्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है अपना अप्रोक्सीमेट, दूसरा होता है अपना डिटेल्ड एस्टिमेट। तो हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। पहला अप्रोक्सीमेट और दूसरा क्या हो गया, डिटेल्ड। अब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है और डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि मोटे मोटे रूप में, जैसे कि मैं गया कॉन्ट्रैक्टर के पास, मेरे को मकान बनाना है, मैंने बोला भाई मेरे को वही 2 रूम, एक किचन, एक हॉल, एक बाथरूम का सेट के हिसाब से मेरे को एस्टिमेट बताओ, ये साइज में बनाना है। तो छोटी मोटी वो कैलकुलेशन करके बता देगा कि भाई 10 लाख में बनेगा। और वो 10 लाख क्या होगा, अप्रोक्स, पक्का नहीं है कि 10 लाख में बनेगा, लेकिन अब उसके हिसाब से वो ड्राइंग बनाएगा। ड्राइंग तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है भाई तू इस हिसाब से ड्राइंग्स वगैरह बना के मेरे को दे दे। तो अब वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर ढंग से ड्राइंग्स वगैरह बनाएगा, मेरे से पूछेगा कि हाँ भाई ये सारी चीजें सही है कि नहीं, मैं हाँ भरूंगा। मेरे हाँ भरने के बाद मान लो उसने दोबारा एस्टिमेट बनाया हर एक चीज को। डिटेल एस्टिमेट में क्या होगा, हर एक चीज, जैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगी है तो उनकी रेट भी हो गई, नंबर ऑफ सीमेंट बैग हो गए उनकी रेट्स हो गई। हर एक चीज की, अगर एक एक चीज की क्वांटिटी और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए जो एस्टिमेट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट। क्या बोला मैंने, हर एक चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रख के जिस एस्टिमेट को बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट। जैसे मान लो अगर सिंगल रूम भी है तो सिंगल रूम में डिटेल्ड एस्टिमेशन के लिए मान लो हमने 2 लाइट लगाई, एक पंखा लगाया और एक 2 ट्यूबलाइट हो गई, एक बल्ब हो गया, एक फैन हो गया और 1-2 हमने चार्जिंग के पॉइंट दे दिए, एक गेट हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें, हर एक चीज, गेट का साइज क्या है, ट्यूबलाइट कैसी लगानी है, ये हर एक एस्टिमेट वो क्या चीज आ जाएगी, इनकी डिटेल्स क्या आ जाएगी अपने डिटेल्ड एस्टिमेट में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी 2-3 तरह के होते हैं। एक तो पहला ये हो गया कि जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं,
इसको सबसे पहला आता है अप्रोक्सीमेट या रफ। वही हो गया कि मोटे मोटे तौर पे, या रफ, या इसको बोलते हैं रफ कॉस्ट, या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, या फिर अपना हो गया प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। इसके 3-4 नाम है। प्रीलिमिनरी तो क्या हो गया, मोटे मोटे तौर पर कि भाई जनरली मकान बनाना है 2 रूम 1 किचन हॉल सेट का, तो कितना पड़ेगा, उसने बोल दिया 10 लाख बस। तो ये हो गया ऊपर ऊपर से हो गया अपने अप्रोक्सीमेट। ठीक, तो पहला हो गया अपना अप्रोक्सीमेट, रफ कॉस्ट, एब्स्ट्रैक्ट, सब ऐसे चलता रहता है। और वो क्या कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट बेसिस पे कैसे कि मेरे को मकान बनाना है 2 रूम 1 किचन 1 लेटबाथ और हॉल, उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होगा, तो वो अप्रोक्सीमेट ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बोल देगा भाई 10 लाख में जाएगा। जरूरी नहीं वो 10 लाख, वो 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कितना भी वेरिएशन आ सकता है, बट एक नियर बाय फिगर मालूम पड़ जाता है। सेकंड आता है इसमें प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। और प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या होता है, सबसे पहले तो इसके लिए अपने को रिक्वायरमेंट किसकी है, अपने को प्लिंथ एरिया पता होना चाहिए अपना। ठीक है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, वो आपको सबको पता है। तो मेरे को कोई मकान बनाना है प्लिंथ, जिसका प्लिंथ एरिया मान लो 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया है। अब ये लोकेलिटी मान लो पटेल नगर में, ठीक है। अब कोई दूसरा मकान है मेरे किसी फ्रेंड का, ठीक है, फ्रेंड का कोई मकान है, तो उसका भी कहाँ पे है, कोई पटेल नगर में ही है, लेकिन उसका जो वो है प्लिंथ एरिया वो है मान लो 40 मीटर स्क्वायर। अब चीज कॉमन क्या आएगी इसकी, मेरे वाले की और मेरे फ्रेंड की जो भी है, दोनों की कॉमन चीज क्या आएगी, एक तो लोकेलिटी, यानी कि पटेल नगर हो गया लोकेलिटी, फिर हो गया डिजाइन, डिजाइन सेम होनी चाहिए, फिर क्या हो गया मेरा स्पेसिफिकेशन यानी कि मटेरियल वगैरह हो गया। तो ये सब चीजें अपनी सेम होनी चाहिए। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के लिए क्या चीजें सेम होनी चाहिए, लोकेलिटी की, पटेल नगर में होना चाहिए, डिजाइन भी वैसी होनी चाहिए, मेरी डिजाइन मकान की और फ्रेंड की, दोनों की डिजाइन से। मटेरियल अगर मैं ईंट का बना रहा हूं तो वो भी ईंट का बनाए, मैं अंबुजा सीमेंट आ रहा हूं तो उसका भी अंबुजा सीमेंट ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, अगर सेम मटेरियल और इसका मान लो 40 मीटर स्क्वायर था, इसने बनाया भाई अपने मकान का खर्च कर दिया 20 लाख रुपए, तो मेरा कितने बन जाएगा इस हिसाब, मेरा तो आधा है तो मेरा बन जाएगा 10 लाख। ये एक तरह का नियर बाय एस्टिमेट। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज थी। इसी के तरह तीसरा नंबर पे ये भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है, ये होता है क्यूबिकल कंटेंट। क्यूबिकल कंटेंट, अब हमने प्लिंथ एरिया वाले में एक चीज नहीं काम में ली थी, वो थी मकान की हाइट। तो यहाँ पर हाइट भी कंसीडर हो जाएगी, हाइट इज कंसीडर्ड, यानी कि अब तीनों चीज आ गई अपनी, कौन सी, एल बी और लेंथ विड्थ और हाइट, तीनों आ गए अपने मकान की। ठीक है, तो तीनों आ गई। तो इसके लिए बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, ये सब चीजें इसमें भी होनी चाहिए, लोकेलिटी सेम होनी चाहिए, डिजाइन सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा इसमें प्लिंथ एरिया रेट उस मकान की जो थी उसको मैंने काम में ले लिया अपने वाले में, और इसमें भी जैसे किसी और मकान की है क्यूबिकल कंटेंट रेट, वो मेरे वाले में काम में ले लूंगा। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट और क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट करते वक्त ग्राउंड फ्लोर का अलग से करेंगे, फर्स्ट फ्लोर का अलग से, सेकंड फ्लोर का अलग से, थर्ड फ्लोर अलग से, हर एक फ्लोर के लिए प्लिंथ एरिया अलग से मेजर करेंगे और क्यूबिकल एरिया भी अलग से मेजर। इसको क्यूबिकल एरिया एस्टिमेट भी बोलते हैं, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, हर एक फ्लोर के लिए अलग। तो ये ध्यान रखना एस्टिमेट के टाइम। चौथे नंबर पे मेरा आता है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अब अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लो मेरे मकान में 4000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 4000 ब्रिक्स हो गई, एक ऊपर से मोटा मोटा काम में ले रहे, 50 मतलब 10 सीमेंट बैग हो गए, और ऐसे ही करके नियर बाय एस्टिमेट है ये कि भाई 4000 की जगह 4100 भी हो सकती है, 3900 भी हो सकती है, ऐसे कोई जरूरी नहीं। लेकिन नियर बाय एस्टिमेट में यही पता चल रहा है कि मेरे को 4000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 10 सीमेंट बैग, और ऐसे ही करके हर एक क्वांटिटी जो भी मेरे को क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है उसकी मैं पहले से अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करूंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से कि भाई यहाँ इतना। मैंने पड़ोसी से पूछा भाई तेरे दीवार मान लो उसकी दीवार थी 3 मीटर की और मेरे मान लो 4 मीटर की, तो उसके मान लो 3000 ईंटा है, तो मैंने सोच लिया मेरे 4000 ईंटा आएगी, तो ऐसा ये हाइट है ना, तो ऐसे मैंने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किया। भले हो सकता है मेरे 3500 है या 3900 है या 4100 है, और उसने भी कौन सी एक ईंट गिनी, उसके ऊपर नीचे हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हर एक क्वांटिटी का जो भी मटेरियल हम लोग काम में लेंगे उसका, तो उस हिसाब से जो एस्टिमेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। तो ये तो हो गए अपने सारे अप्रोक्सीमेट वाले। अब हम लोग जाएंगे किसमें, डिटेल वाले।
तो भाई डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है? बस प्लिंथ एरिया में और क्यूबिकल कंटेंट वाला अच्छा कौन सा होता है, कभी कभी आ जाता है सवाल। तो क्यूबिकल कंटेंट वाला जो होता है मेथड वो बेटर देन प्लिंथ एरिया मेथड। क्यों? क्योंकि उसमें हाइट कंसीडर होते हैं। उसका स्लिप बताती है कि कौन सा अच्छा होता है। क्यूबिकल कंटेंट वाला अच्छा होता है किससे? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से, ठीक है। फिर 5 होता है डिटेल्ड और आइटम रेट। मतलब अब इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए और सिमिलरली इसके भी 4 है, ठीक है। पहला डिटेल्ड और आइटम रेट, वैसे 5 हो गए, डिटेल्ड और आइटम रेट। डिटेल्ड और आइटम रेट का क्या मतलब? मैंने जैसे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में बताया कि अब हर एक चीज, मेरा जो मकान है, अब मैंने मकान की डिजाइन बनाई, अब डिजाइन का जो भी डिजाइन थी उस डिजाइन के अनुसार मेरे को उसी ने, जिसने क्लाइंट डिजाइनर जो भी था, उसने मुझे बताया कि आपको इतनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, आपको इतना स्टील चाहिए। मान लो उसने बोल दिया कि 2 क्विंटल स्टील चाहिए, क्या 2 क्विंटल स्टील चाहिए, 3000 ईंटें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। ऐसे करके उसने हर एक चीज को बराबर एक एक चीज का एस्टिमेट बताया। आपको इतना अर्थवर्क करना है, हर एक चीज की अलग से कैलकुलेशन करी उसने तरीके से डिटेल में जाके, और फिर उनकी एक एक चीज की रेट से मल्टीप्लाई करी, फिर मुझे एस्टिमेट दिया। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट। तो डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट में मुझे किस 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मेरे को जरूरत पड़ेगी सबसे पहले मेजरमेंट बुक की। किसकी? ये हो गया मेजरमेंट फॉर्म या मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक का क्या मतलब हो गया कि मैं हर एक चीज, भाई दीवार है या दीवार को मेजर भी तो करूंगा, अर्थवर्क कर रहा हूँ, क्या है मतलब कहीं पे एक्सकेवेशन कर रहा हूँ, कहीं पे मिट्टी फिल कर रहा हूँ, छत बना रहा हूँ, तो सबकी कैलकुलेशन, वॉल बना रहा हूँ, सबकी कैलकुलेशन करूंगा। तो वो किस में करूंगा? मैं मेजरमेंट बुक में। मेजरमेंट बुक कैसी होती है दिखने में? देखो, सबसे पहले आइटम नंबर या सीरियल नंबर एक ही चीज है, फिर पर्टिकुलर्स एंड डिस्क्रिप्शन। पर्टिकुलर कि भाई क्या है, पर्टिकुलर और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या हो गया अपना LBH, भाई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। फिर क्वांटिटी हो गया, फिर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आ गए, फिर क्वांटिटी आ गया। अब जैसे क्या हो गया, मेरे कोई दीवार है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर 1, वॉल है, सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क, तो मैंने लिख दिया ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसकी मान लो दीवार की लंबाई थी 10 मीटर, विड्थ तो अपने को जनरली 30 सेंटीमीटर होती है, तो 0.3 मीटर। ये इस सब ब्रैकेट में आएगा कि किस में मेजर होगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये तो हर एक चीज की बात में है, ठीक है। तो मान लो 10 मीटर लेंथ है उसकी, 0.3 मीटर विड्थ है, हाइट भी मान लो 3 मीटर है, तो मैंने मल्टीप्लाई करा, 3 दिया कितने होते हैं 9 इंटू 10 करो 90 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 9। तो नंबर ऑफ दीवार, मान लो उस रूम में 4 दीवारें एक जैसी है, तो 4 दीवार आ गई, तो 9 या 9 चौक 36 मीटर क्यूब अपने टोटल ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ गया। क्या? दीवार की लेंथ थी 10, उसकी विड्थ थी 0.3 मीटर और हाइट थी 3 मीटर, 4 नंबर ऑफ दीवार है, 4 दीवारें होगी, कवर हो गया, तो टोटल क्वांटिटी ब्रिक वर्क का कितना आ गया 36 मीटर क्यूब सुपर स्ट्रक्चर। इसी तरह एक्सकेवेशन का भी हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। या तो हम लोग हमेशा बॉटम से स्टार्ट करेंगे या हम लोग टॉप से स्टार्ट करेंगे, तो वो आ गया अपना मेजरमेंट बुक। अब इसी में अपने को सेकंड चीज की जरूरत पड़ती है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। किसकी जरूरत पड़ती है मैं इसी की जगह बता देता हूँ। सेकंड अपने को जरूरत पड़ती है, अब ये देखो इसमें कभी कभी ना हाइट की जगह डेप्थ भी होता है, तो वो एक ही चीज है। सेकंड में अपने जरूरत होगी एब्स्ट्रैक्ट। डी क्या हो गया अपने? एब्स्ट्रैक्ट। रेट का भी बोल सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बोल सकते हैं, सिंपल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कैसा होता है? वही सेम, पहले आइटम नंबर, फिर पर्टिकुलर्स एंड डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आ गया टोटल कितनी क्वांटिटी थी, उसमें से उठा ली मेजरमेंट बुक में से, फिर उसकी यूनिट रेट हो गई, फिर यूनिट हो गई, फिर रेट हो गई, और फिर आ गया अमाउंट। जैसे कि अभी अपन ने एग्जांपल लिया, एग्जांपल आइटम नंबर 1, वही ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, क्वांटिटी अपने जैसे आई थी 36 मीटर क्यूब,
ठीक है, ये यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। 36 लिख लिया यहाँ पे, तो ये यूनिट आके यहाँ पे आ जाएगा इसका मीटर क्यूब। अब जो रेट है, मान लो 1 मीटर क्यूब मेरे को ब्रिक वर्क बनाने में मान लो 1000 रुपए का खर्चा आ रहा है। कितने का आ रहा है? 1000 रुपए। ये लिख दिया रुपीज में या डॉलर में, जिसमें भी आपको करना कंफर्टेबल हो या जिसमें दे रखा हो उसी में। तो 36,000 रुपये आ जाएगा मेरा अमाउंट। तो ये मेरे को पता चल गया कि दीवार बनाने में मेरे को सिर्फ चारों दीवार बनाने में टोटल जो खर्चा होगा वो कितना आएगा? 36,000 रुपए का। ठीक है, ये यहाँ रुपीज में। ठीक है, तो क्या करा मैंने पहले, ये इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो दो चीजों की डिटेल एस्टिमेट में जरूरत पड़ती है, एक तो मेजरमेंट फॉर्म की और दूसरे की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की, या इसको एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, इसका 31 का नाम भी अपन अभी बताएंगे। तो इसमें वही चीज है जो पिछले में करी, उसको सीधा उठाया यहाँ तक, उसके बाद पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यूनिट रेट भी बोल सकते हैं या रेट बोल दिया। ठीक है, फिर उसको अमाउंट आ गया। तो ऐसे करके अपने 4-5 चीजों की फिर फाइनल अमाउंट आ जाती है, तो अपने को पता चल जाता है डिटेल एस्टिमेट में कितना होगा। अगर ये दोनों चीजें खाली छोड़ दें, मान लो पीडब्ल्यूडी को कोई स्ट्रक्चर बनवाना है, पीडब्ल्यूडी ने अपने को दे दिया कि ये 4-5 चीजें लिख दी कि उसको इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, उसके बाद डिजाइन है मान लो, या मेरे को घर बनाना है तो मैंने सारी चीजें दे दी, मेरे को इतना इतना सब चाहिए, फिक्स डिजाइन है, डिजाइन से। फिर उस मैंने 4 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, चारों कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग रेट बताएंगे। मान लो किसी ने 1100 बोला, किसी ने 1000 बोला, किसी ने 1050 बोला, ऐसे अलग अलग रेट बोले। तो मैं जब ये यूनिट रेट और ये अमाउंट वाला कॉलम ब्लैंक रखूं, ब्लैंक, तब उसको मैं क्या बोलूंगा? बिल ऑफ क्वांटिटीज। बिल पास कराना होता है ना, बिल ऑफ क्वांटिटीज सुना? अगर ये चीजें ब्लैंक होगी तो इसको बोलेंगे बिल ऑफ क्वांटिटीज। इसको अगर यूनिट रेट या रेट और अमाउंट वाले दोनों कॉलम क्या होंगे? ब्लैंक होंगे, तो उनको क्या बोलूंगा? बिल ऑफ क्वांटिटीज। इसके बाद जो अपना 5वां नंबर, 5वां हो गया, अब छठा रिवाइज्ड एस्टिमेट। छठे नंबर पे क्या आएगा? रिवाइज्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट हो गया, बिल ऑफ क्वांटिटीज हो गया, मेजरमेंट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट शीट आ गई, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म आ गया, अब आता है मेरा रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है? 6th नंबर, रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब रिवाइज्ड एस्टिमेट मतलब कैसे बनेगा? अब देख लो, मान लो मेरे को मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसको मैंने दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 10 लाख में। ठीक है, अब वो मकान बनाते बनाते उसको पता चला कि जो सैंक्शन अमाउंट था, उस सैंक्शन अमाउंट से उसका 5% से ओवरऑल कॉस्ट का क्या हो गया? ओवरऑल कॉस्ट का 5% से ज्यादा खर्चा हो गया, ग्रेटर देन 5%। उसको ऐसा फील हो गया, बीच में आता है क्या फील हुआ कि 5% से ज्यादा चला जाएगा, यानी कि 10 लाख का 5% जो भी है उससे ऊपर खर्चा हो रहा है, तो वो क्या करेगा? रिवाइज करेगा एस्टिमेट। ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर, मान लो ब्रिक वर्क है, सिर्फ जो ब्रिक वर्क का खर्चा है, उस ब्रिक वर्क का खर्चा ग्रेटर देन 10% पहुंच गया। एक तो था पहला ओवरऑल, अगर टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या ओवरऑल कॉस्ट से 5% से ज्यादा पहुंच जाएगा यार, उसको लगे, तो वो क्या करेगा? रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज भी एज पर डिटेल एस्टिमेट होना चाहिए, हर एक चीज वापस से लिखेगा वो कि भाई क्यों चेंज हो रहा है, क्या कारण रहा, और पुरानी रेट क्या थी, नई रेट क्या थी, या जो भी चेंजेस हुआ वो सब एक एक चीज लिखेगा। ये सब डिटेल एस्टिमेट है ना। या फिर अपने को तो कोई एक सिंगल क्वांटिटी, कोई एक टाइप ऑफ वर्क या कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, कोई वर्क पहुंच गया, जैसे अर्थवर्क भी लिख सकते हैं अपन, अर्थवर्क हो गया, तो कोई एक ऐसा, या कंक्रीटिंग हो गया, सिंगल क्वांटिटी अगर 10% से ज्यादा पहुंच जाए तब भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, या फिर मेरे को भाई पहले तो याद आया नहीं, जैसे भाई अब जोधपुर में हूँ मैं, और जोधपुर में ये इंस्टीट्यूट है, तो क्या होता है कि मान लो पहले मैंने सोचा कि मैं ब्रिक वर्क से बनाता हूँ, लेकिन फिर मेरा जोधपुरी दिमाग, मारवाड़ी दिमाग वापस आया कि नहीं, अपने को तो घर के आगे क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, ईंटें किसको चाहिए? हम जोधपुर में, हमारे यहाँ जोधपुरी पत्थर आपको पता है सब फेमस है। तो मैंने क्या बोला कि ब्रिक वर्क की जगह मेरे को रिप्लेस क्या चाहिए? स्टोन वर्क। ब्रिक वर्क की जगह मेरे को क्या चाहिए? स्टोन वर्क। जैसे ही मैंने स्टोन वर्क करा, क्या हो गया? मेरा मटेरियल चेंज हो गया, या मेरे थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंज आ गया, मटेरियल और डिजाइन में कोई चेंज आ गया, मटेरियल एंड डिजाइन में चेंज, तब भी मेरा एस्टिमेट क्या होगा? रिवाइज होगा। तो 3 कंडीशन में, एक तो ओवरऑल कॉस्ट से 5% ज्यादा, कोई सिंगल क्वांटिटी से 10% से ज्यादा, या फिर ब्रिक वर्क, या जैसे भी कोई मटेरियल या डिजाइन में चेंज हुआ, तो अगर
तब भी रिवाइज। अब इसको जो ओवरऑल कॉस्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिनल सैंक्शनड अमाउंट, ओरिजिनल सैंक्शनड अमाउंट। ठीक है, अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो ओरिजिनल सैंक्शनड अमाउंट, और ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। ये समझाने के हिसाब से था, लेकिन ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। अगर ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट से 5% ज्यादा पहुंच जाए तो रिवाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन अमाउंट से 10% से ज्यादा हो जाए तब भी रिवाइज, या कोई भी स्ट्रक्चर की डिजाइन या मटेरियल में चेंज हुआ तब भी रिवाइज। इसके बाद जो नेक्स्ट है 7th नंबर, वो है अपना सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। 7th नंबर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री वो वाला नहीं जो 10वीं 12वीं में आती थी, या अपने इंजीनियरिंग में जो बैक आती है, वो सप्लीमेंट्री नहीं है। यहाँ सप्लीमेंट्री का मतलब है मेरे को चलते चलते मकान में ध्यान आया कि मेरे को कुछ नई एडिशन कराना है, न्यू एडिशनल चीज। इसका मतलब क्या है? एडिशनल। कोई भी नई चीज जुड़वानी जो पुरानी थी। मान लो 2 फ्लोर का मकान था, 2 फ्लोर से मैंने बोल दिया तीसरे फ्लोर पे एक रूम बना दे, या फिर पहले मेरा इस दीवार में कलर चेंज करवा दिया, या फिर पहले मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें मान लो कलर था ही नहीं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर कलर करके देगा, मैंने फिर बोल दिया कलर करके दे। पहले मान लो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कि दरवाजे लगा के देगा, फिर मैंने बोला दरवाजे लगा के दे। तो ये जो भी एडिशनल चीजें मैं उसको जो बाद में बताऊंगा, वो सारी चीजें किसमें आएगी? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एडिशनल चीजें। इसमें भी पूरा एज पर डिटेल, ये सब डिटेल्ड है। तो टेबल वही कौन सी बनेगी? बिलो वो मेजरमेंट बुक और अपना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, वो सब उसमें डिटेल होगी। इसके बाद होता है, एक होता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब ये क्या होता है? वैसे तो ये 2 कंडीशन, या तो जो अपना डिटेल्ड एस्टिमेट होता है ना, उसी में हम लोग कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर से जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे पहले से ही हम लोग बोल देते हैं कि भाई तू खुद ही रिपेयर करेगा, मेंटेनेंस करेगा, कोई चीज में फर्क आए तो। जैसे कि अपना जैसे रोड वगैरह होती है, जो भी बड़े हैवी प्रोजेक्ट होते हैं, जो टोल टैक्स लगता है, टोल टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड होता है। अगर इंक्लूड है तो ठीक है, नहीं इंक्लूड है तो हम किसी और कंपनी को भी दे सकते हैं। तो जिसमें वो हर साल रिपेयर करे, मेंटेनेंस रखे, या बिल्डिंग का ध्यान रखे, वो एस्टिमेट क्या होगा? अपना एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये भी डिटेल्ड होगा कि भाई हर एक चीज एज पर मेजरमेंट बुक और एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो ये अपना उनके टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हो गए, सम डेफिनेशंस हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे, कुछ लमसम आइटम्स पढ़ेंगे। कभी कभी कुछ चीजें फिक्स होती है कि भाई जैसे कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट फिक्स है कि इतना तो कॉन्ट्रैक्टर अपना कमाएगा ही, तो ये सारी चीजें कितना % फिक्स होता है, जैसे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट हो गया, कंटीजेंसी क्या हो, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे, कंक्रीट को किस में मेजर करते हैं, ब्रिक वर्क को किस में, मशीनरी को, ये सब चीजें नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बुलाएं, उनको भी दिखाएं। हम लोग जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले में बताया था 150+ इन 60 days, ये आपको करवा के रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।